नमस्कार बच्चों। बच्चों देखो, हमारे आसपास का परिवेश कितना सुंदर है। जरा चारों ओर देखो तो सही, आपको क्या क्या नजर आ रहा है। हाँ, बहुत अच्छे। आसपास नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आ रही हैं। इन वस्तुओं का आकार, बनावट और आकृति अलग अलग है। इस संसार में जो भी वस्तुएं नजर आती हैं या जिन्हें महसूस किया जा सकता है, उन्हें हम पदार्थ अथवा मैटर कहते हैं। हाँ, ये पुस्तक, ईंट, पत्थर, लोहा, जल, वह भोजन जिसे हम ग्रहण करते हैं, जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, ये सभी पदार्थ हैं। बच्चों, तो आज हम पदार्थ यानी मैटर और उसके भौतिक गुणों के विषय में जानेंगे। ये क्या है? हाँ, ये एक ईंट है जो स्थान घेरता है और इसका कुछ द्रव्यमान भी होता है। इस ग्लास में जो जल भरा हुआ है वह भी स्थान घेरता है और इसका भी कुछ द्रव्यमान होगा। क्यों होगा कि नहीं होगा? हमारे चारों ओर जो हवा है उसे इंद्रियों के माध्यम से अनुभव तो करते ही हैं। इसके पहले पिछली कक्षाओं में हमने जाना है कि हवा भी स्थान घेरती है और उसका भी द्रव्यमान होता है। बच्चों, तो इन उदाहरणों के निष्कर्ष से पदार्थ यानी मैटर के विषय में हम यह कह सकते हैं कि पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसका ज्ञान हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं। आइए अब हम आसपास के पदार्थों को जरा ध्यान से देखें। हम पाते हैं कि सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस यानी सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड और गैस। बच्चों, क्या कोई बता सकता है कि पदार्थ कैसे बने होते हैं? बहुत बढ़िया। पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। इस कथन को समझने के लिए आइए मिलकर एक गतिविधि करते हैं। सबसे पहले एक बीकर लेते हैं और उसको जल से आधा भर लेते हैं। अब बीकर के जल स्तर पर निशान लगा लेते हैं। एक बड़े चम्मच में शक्कर लेकर उसे जल में धीरे धीरे घोलते हैं। अरे ये क्या, शक्कर के बड़े क्रिस्टल तो धीमे धीमे छोटे होने लगे। और ये क्या, ये तो गायब ही हो गए। आपके अनुसार शक्कर के क्रिस्टल का क्या हुआ होगा? वे कहाँ गायब हो गए होंगे? और हाँ, बीकर में रखे जल स्तर में कोई बदलाव आया क्या? क्या कहा? नहीं पता? आइए पता लगाते हैं। शक्कर के टुकड़ों को पानी में घुलते हुए एक बार फिर से ध्यान से देखते हैं। कुछ पता चला? हाँ, बहुत अच्छा। शक्कर के बड़े टुकड़े धीमे धीमे छोटे होते होते पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं। उपयुक्त प्रयोग से हम यह समझ सकते हैं कि शक्कर के क्रिस्टल, जो कि एक पदार्थ है, वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पानी में जाने के बाद वे कण टूटने लगते हैं और इस कारण से छोटे होने लगते हैं। और हाँ, पानी के स्तर में कोई बदलाव भी नहीं आता। वह इसलिए क्योंकि शक्कर के कण अपनी सूक्ष्मतम अवस्था में आकर जल के कणों के मध्य रिक्त स्थानों के बीच समावेशित हो जाते हैं। अब आइए विचार करते हैं कि पदार्थ के ये कण कितने छोटे हो सकते हैं। चलिए उसके लिए एक गतिविधि और करते हैं। एक ड्रॉपर से 2 मिलीलीटर नीली स्याही की बूंदें 100 मिलीलीटर पानी में घोलते हैं। क्या होगा? हाँ, बिल्कुल सही, पानी का रंग नीला हो जाएगा। आइए अब इस नीले घोल में से लगभग 10 मिलीलीटर घोल निकालकर उसे 90 मिलीलीटर साफ पानी में मिला लेते हैं। इस प्रक्रिया को घोल को तनुकृत करना या डाइल्यूट करना कहते हैं। एक बार फिर इस तनुकृत घोल में से लगभग 10 मिलीलीटर नीला घोल निकालकर 90 मिलीलीटर शुद्ध जल में घोलकर उसे पुनः तनुकृत कर लेते हैं।
इसी प्रकार घोल को 7 से 8 बार तनुकृत करेंगे और जल के रंग में आए परिवर्तन का अवलोकन करेंगे। क्या हुआ? क्या जल का रंग अभी भी रंगीन है? हाँ, जल तो अभी भी रंगीन है, लेकिन इतना डाइल्यूट करने के बाद अब उसका नीलापन बहुत हल्का हो चुका है। सोचिए, 1000 मिलीलीटर जल में केवल 2 मिलीलीटर नीली स्याही का ही प्रयोग किया गया था। इस प्रयोग से कुछ समझ में आया? बिल्कुल सही समझा। स्याही की एक बूंद में कई सूक्ष्म कण होते हैं। नीले घोल को बार बार तनुकृत करते रहने पर कण छोटे और छोटे कणों में विभाजित होकर दूर होने लगते हैं, जिससे नीला रंग हल्का हो जाता है। अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे होंगे कि इतनी बार डाइल्यूट करने के बाद भी पानी रंगीन दिखता है। तो किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण कितना छोटा होगा? क्या हम उसे देख सकते हैं? बिल्कुल सही। यह कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। सूक्ष्म स्तर पर इन कणों को हम परमाणु और अणु कहते हैं। परमाणु और अणु? जी हाँ, ये क्या होते हैं? आपके मन में एक प्रश्न तो आ ही रहा होगा कि क्या दोनों एक ही हैं या इसमें कुछ अंतर भी होता है? तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। चलिए पहले परमाणु को जानते हैं। परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। चित्र में 2 अलग अलग परमाणुओं को दिखाया गया है। पहला है हाइड्रोजन का परमाणु और दूसरा है ऑक्सीजन का परमाणु। कुछ अन्य परमाणु भी हैं, जैसे नाइट्रोजन, क्लोरीन, सोडियम आदि। सामान्यतः 2 या 2 से अधिक परमाणु परस्पर संयोग करके एक समूह बनाते हैं, जिसे हम अणु कहते हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के परमाणु के संयोग से H2O का एक अणु बनता है, जिसे हम जल भी कहते हैं। परमाणु आपस में आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, जिसे परमाणु बंध भी कहा जाता है। अणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं। तो बच्चों, हम ये कह सकते हैं अणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है और वे आपस में रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। अणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं तथा पदार्थ के सभी गुणों का प्रदर्शित भी करते हैं। अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का एक अणु 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। सोडियम क्लोराइड NaCl का एक अणु 1 सोडियम और 1 क्लोरीन परमाणु से मिलकर बना होता है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानते हैं। हम सभी पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। बच्चों, अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि पदार्थ का विभिन्न अवस्थाओं में पाए जाने का क्या कारण हो सकता है? हाँ, बिल्कुल सही। पदार्थ का विभिन्न अवस्थाओं में पाए जाने का मुख्य कारण पदार्थ में उनके सूक्ष्म कणों की व्यवस्था होती है। तो आइए देखते हैं कि अलग अलग अवस्थाओं में, यानी ठोस, द्रव और गैस में ये कण किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये ठोस पदार्थ के कणों की व्यवस्था का चित्र है। इसमें ठोस पदार्थ के सूक्ष्म कण को छोटी छोटी गुलाबी गोलियों से दिखाया गया है। ध्यान से देखें, क्या समझ में आ रहा है? कण बड़े ही क्रमबद्ध तरीके से सुसंगठित हैं। कण अत्यंत पास पास भी हैं और कणों के मध्य रिक्त स्थान भी बहुत कम दिख रहा है। कणों के बीच में इन रिक्त स्थानों को अंतराणुक स्थान या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी कहते हैं। ठोस के कणों के मध्य आकर्षण बल भी ज्यादा होता है। बच्चों, यही कारण है कि एक नुकीली कील को लकड़ी के ब्लॉक में घुसाने का प्रयास करें
तो कील पर बल लगाना पड़ता है। बच्चों, लकड़ी का ब्लॉक जो एक ठोस पदार्थ है, उसमें कणों की व्यवस्था ऐसी ही होती है। अब इनके कणों के मध्य कील को अपनी जगह बनाने के लिए कील पर बल तो लगाना ही पड़ेगा, है ना? अब क्योंकि ठोस पदार्थों के कण सुसंगठित और सुव्यवस्थित होते हैं और इनके बीच मजबूत आकर्षण बल काम करता है, इस कारण इनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। कणों की यह अगली व्यवस्था होती है, बताइएगा? बहुत बढ़िया, द्रव की। तो द्रव के कणों में व्यवस्था कैसी दिख रही है? कण ठोस की अपेक्षा कम व्यवस्थित होते हैं। द्रव में कण ठोस की अपेक्षा अधिक दूरी पर होते हैं। कणों के मध्य आकर्षण बल भी ठोस की अपेक्षा कम ही होता है। इसी कारण से द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता। चित्र में क्या दिख रहा है? बिल्कुल सही, यह 1 लीटर जल है जो अलग अलग बर्तनों में रखा गया है। हम ये देख पा रहे हैं कि जिस बर्तन में जल रखा गया है वह उसी का आकार ले रहा है। अब आइए देखते हैं कि गैस के कणों की व्यवस्था कैसी होती है। गैस में कण द्रव की अपेक्षा बहुत अधिक दूरी पर होते हैं। कण के मध्य आकर्षण बल भी न के बराबर होता है। गैस का न तो आयतन और न ही उसका आकार निश्चित होता है। ये भी द्रव की तरह कोई भी आकार ले सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने जाना कि पदार्थ क्या है, पदार्थ की मौलिक इकाई क्या होती है, हमने अणु और परमाणु के विषय में जाना और उसमें अंतर को भी समझा। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में उनके कण किस प्रकार संगठित होते हैं। हमें स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिख रहे हैं, इनका उत्तर सभी अपनी अपनी कॉपियों में लिखेंगे। पहला प्रश्न, चित्र में कणों की व्यवस्था देखकर बताना है कि पदार्थ की वह कौन सी अवस्था है। दूसरा प्रश्न, अणु और परमाणु में अंतर लिखना है। तीसरा प्रश्न, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के 3-3 गुण लिखो। बच्चों, उम्मीद है आज की कक्षा में आपको बहुत सारी नई जानकारियां मिली होंगी। मिलते हैं अगली कक्षा में।